हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं ठीक ठाक ही होंगे। आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं आरआरबी एलपी टेक्नीशियंस भर्ती 2024 के लिए जो प्रैक्टिस मॉक टेस्ट का ये 35वां वीडियो है, जिसमें हमने परीक्षा आधारित संभावित प्रश्न को लिया है, जिसमें कि मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चंस को करने वाले हैं। तो ये वीडियो बहुत ही फायदेमंद होने वाले हैं और ख़ास करके कमज़ोर छात्रों के लिए तो बहुत ज़्यादा फायदेमंद होने वाले हैं। हालांकि करना चाहिए सभी को, क्योंकि वैसा सब क्वेश्चन है जो मतलब कि सभी को करना चाहिए। तो चलिए देखिए देखिए एक लंबवृत्तीय बेलन की ऊंचाई और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 7 सेंटीमीटर और 70 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। तो मेरे करने से पहले आप भी वीडियो रोककर करने का कोशिश ज़रूर करें, जिससे कि आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। तो आप ज़रूर पेन कॉपी लेकर बैठिए और मेरे साथ साथ सॉल्व करते जाइए। तो चलिए देखिए, तो इसमें मेरे पास दिया क्या है, बेलन की ऊंचाई दिया है। बेलन समझते हैं ना, कुछ इस प्रकार से है ना। ये प्रॉपर नहीं बना, लेकिन फिर भी कुछ इस प्रकार से होता है। तो इसमें बेलन की जो हाइट हमारे पास दे दिया है, हाइट यानी एच दे दिया। एच का मान मेरे पास 7 दे दिया है, 7 सेंटीमीटर। और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो यहाँ पर दो तरह के क्षेत्रफल लगते हैं, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल और एक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो यहाँ पर वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया है, यानी चलिए लिख देते हैं, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ। ये सब लिखने की कोई ज़रूरी भी नहीं है, अगर आप मतलब कि ऐसे ही कीजिए तो बेहतर है। 5 सेंटीमीटर स्क्वायर इतना है, और हमसे कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला पता होनी चाहिए, या तो फिर फार्मूला निकालने की तरीका पता होनी चाहिए, है ना। तो इसका जो बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा, टोटल सरफेस एरिया, जो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होगा 2 पाई आर एच इंटू 2 पाई आर स्क्वायर प्लस पार स्क्वायर, ये होगा कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। लेकिन किताब वगैरह में कुछ इस प्रकार से लिखे होंगे, जैसे 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच। अगर 10th 9th 10th के बुक में देखे होंगे तो कुछ इस प्रकार से लिखे होंगे, दोनों सेम ही चीज़ है। तो चलिए, तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हमसे पूछा है, इसका मतलब h तो है हमारे पास, r चाहिए, ये ना। तो क्या हम इससे r फाइंड नहीं कर सकते हैं? अगर इस वाले क्षेत्रफल को लगाकर हम क्या r फाइंड नहीं कर सकते हैं? तो ये क्या है, तो आपका जवाब होगा ये है 2 पाई आर एच। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है 2 पाई आर एच, और जिसकी वैल्यू दी है 70 पाई। तो एच की भी तो वैल्यू हमारे पास दिया हुआ है, क्या मेरी बात को समझ रहे हैं। एच की वैल्यू यहाँ पर दिया हुआ है, तो यहाँ पर एच की वैल्यू 7 को पुट कर दीजिए, है ना। तो यहाँ से आप देखिए, पाई से पाई कट गया, 7 से 10 टाइम और 2 से 5 टाइम, तो हमारा आर जाकर फाइंड हो गया। आर क्या हो गया, फाइंड, यानी 2 से 5 बार में, तो 5, आर का मान 5 सेंटीमीटर निकल गया। तो यहाँ पर ये फार्मूला लगाने का कोई ज़रूरी नहीं है, जो इसको मैंने शॉर्ट करके लिखा, इसको लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ लगाने का मतलब कि थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा सोचना पड़ जाएगा, लेकिन यहाँ से जो होगा थोड़ा आसान होगा। क्यों, मैं बताने का कोशिश करता हूँ। देखिए, क्योंकि 2 पाई आर एच की वैल्यू ऑलरेडी पहले से दिया हुआ है 70 पाई। क्या मेरी बात को समझ रहे हैं। ये जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वह 2 पाई आर एच ही होता है, क्या मेरी बात को समझ रहे हैं। तो ये क्या है, 70 पाई, ठीक है। इसी की 2 पाई आर एच की वैल्यू ही 70 पाई। अब इसी का मान हमको निकालना है, सिर्फ 2 पाई, आर का मान कितना निकला 5, तो 5 का स्क्वायर, यही ना।
तो यहाँ से क्या होगा 70 पाई और 25 दूनी 50 पाई प्लस 50 पाई, तो ये कितना हो जाएगा 120 पाई, यानी कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है वह हमारा 120 पाई निकल कर आ जाएगा। क्या मेरी बात को समझ रहे हो? तो नीचे जो फार्मूला लिखा था उसमें आपको फिर कई एच वगैरह पुट करना पड़ जाता, तो इसलिए ज़रूरी नहीं है कि जब हमारे पास ये चीज़ दिया ही है 2πRh की वैल्यू दिया ही है तो मैं अलग से फिर क्यों बनाऊं, है ना। तो इसलिए बेहतर है कि यहाँ से इसको ऐसे कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट देखिए इसमें जो मैंने क्वेश्चंस लिया है सभी टाइप के क्वेश्चंस लिया है, चाहे वो इजी हो, नॉर्मल हो, हार्ड हो, तो सभी टाइप के क्वेश्चंस इसमें आएंगे। बात समझ रहे? तो देखिए यहाँ पर हमें जो दिया हुआ है A अनुपात B 2:3 है, B अनुपात C 5:6:7 है, C अनुपात D 14:3 है। तो इसके लिए मैंने पिछले वीडियो में ABC से रिलेटेड एक बात बताई थी। वो क्या बताई थी, अभी बात को समझो। जैसे इसमें कितना है, D तक है, कितना तक है, A से लेकर D तक, तो आप A से लेकर D तक लिख दीजिए। A B C D सब क्या है, अनुपात में लिखना है कि किसमें, अनुपात। तो AB की वैल्यू 2:3, BC का 6:7 और CD का 14:3। देखिए इसमें जो मैंने बात कहा था तो उस बात को अगर ध्यान में होगा तो देखिएगा यहाँ पर उस तरीके से कितना इजी से आपका निकल जाएगा। निकलने का तो और भी इजी से निकल सकता है, मैं बताऊंगा अभी तरीका, थोड़ा वेट कीजिए। देखिए तो मैंने क्या कहा था कि जिसके आगे जो खाली है उधर पुट करते जाइए। जैसे इधर जो 3 के सीधा में दिख रहा है तो यहाँ भी 3 रखिए, यहाँ भी 3, ठीक है। जैसे यहाँ पर 6 के सीधा में खाली दिख रहा है तो इधर भी आप 6 पुट कीजिए। इधर 7 के आगे खाली दिख रहा है तो इधर 7 पुट कीजिए। इधर किसके आगे खाली दिख रहा है, 14 के आगे, तो यहाँ भी 14, यहाँ भी 14। क्या मेरी बात को समझ रहे होंगे तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर आगे और समझिए, ठीक है। ऐसे आसान हो जाएगा, फिर अलग अलग आपको नहीं निकालना पड़ेगा कि पहले A और B C का निकालें फिर उसके बाद CD का निकालें, ऐसा करना नहीं पड़ेगा। यहाँ पर डायरेक्ट चारों का अनुपात निकल जाएगा। बात समझ रहे हैं? तो यहाँ से ये 6 क्या क्या है इसको ऐसे लिख दीजिए, 2 गुना 6 गुना 14 आया A का, फिर B का 3 गुना 6 गुना 14 आया, फिर C का 3 गुना 7 गुना 14, फिर D का 3 गुना 7 गुना 3। देखिए भले ही हमको समझाने में टाइम लग रहा है लेकिन आपको करने में टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि उस समय सिर्फ आप बनाओगे, बोलोगे नहीं, है ना। तो इस तरह से, तो देखिए अब हमें कटाना है, तो क्या 3 से सभी को हम कटा सकते हैं, सभी अनुपात को कटा सकते हैं क्या? तो 3 इसमें भी दिखा, 3 से ये 2 बार में, 3 ये कट गया, 3 ये कट गया, 3 ये कट गया, और किसी से कटेगा क्या? तो आपका जवाब होगा 7 से कटेगा, क्योंकि 7 से ये 2 बार में, 7 से ये 2 बार में, 7 से ये खत्म कहानी, 7 से ये खत्म कहानी। क्या और कुछ कटना बाकी है क्या? तो आपका जवाब होगा नहीं। तो इसको गुना कर दीजिए 2 दूनी 4 दूनी 8, इसको 6 दूनी 12, इसको 14 और यहाँ पर 3। तो ये ऐसा आंसर आपको दिख गया होगा, है ना कहीं तो दिखा होगा ये। लेकिन क्या इतना भी करना जरूरी था क्या? अगर ऑप्शन को एक बार गौर से देखते हैं तो इतना भी करना जरूरी नहीं था। बता रहे हैं कैसे। यहाँ पर क्या दिया है, A अनुपात B का जो अनुपात दिया है 2:3 दिया है, यानी जो ये वैल्यू है A B C D का अनुपात है, यही ना। तो A B का अनुपात कटा पिटा के क्या आना चाहिए, 2:3 आना चाहिए। A B का क्या आना चाहिए, 2:3। मेरी बात को यहाँ पर गौर से थोड़ा सा समझिए, जो कि आपको आसान क्वेश्चन बना देगा हल करना। तो एक बात बताइए,
यहाँ पर इसको मैं इधर का छोड़ दीजिए, सिर्फ ए बी का लेना है, सिर्फ किसको लेना है, ए बी का, ठीक है। तो आप इसको कटाइए, तो ये तो 12 से 12 कट गया, तो 1:1 बन जाएगा। तो ये आंसर होने से रहा। ये 7:2 पहले दिख रहा है, ये खत्म गाने। ये 8:5 दिख रहा है, ये भी खत्म, यही बनेगा। देखिए 4 से कटाइएगा 2 बार में, 4 से कटाइएगा 3 बार में। क्या 2-3 का अनुपात यहीं पर दिखा तो यही राइट आंसर। क्या मेरी बात को समझ रहे हैं? तो जरूरी नहीं है कि ये करें, लेकिन कहीं कहीं ऑप्शन में आपको 2 ऑप्शन मैच कर जाएगा, बात समझ रहे हैं। लेकिन उसमें भी रूल है, क्या आगे वाले को चेक कर लीजिए, बीसी को चेक कर लीजिए। क्या मेरी बात को समझ रहे हैं? जैसे कहने का मतलब देखिए, यहाँ पर मैं इसको छोड़ रहा हूँ, इसको छोड़ रहा हूँ, बीसी को चेक कर रहा हूँ। बीसी कितना है, 6-7 है। इसको कटाइए 2 से 6 बार में, 2 से 7 बार में। क्या बात को समझ रहे हैं? क्या ये 6-7 आया क्या? ये बी है, ये सी है, तो है, तो ऐसे भी पकड़ सकते हैं। तो जरूरी नहीं है कि इस तरह से आप करो, बात समझ रहे। और इस तरह से करने से क्या होगा कि आपकी समय की बचत होगी, और समय की बचत होगी तो मान सकते हैं कि जो क्वेश्चन आपको लगता है कि थोड़ा कैलकुलेटिव है, तो उसमें आप समय दीजिए, बात समझ रहे। तो समय बचाने का कोशिश कीजिए, जिससे कि आपको ही फायदा होने वाला है ना। नेक्स्ट देखिए, यदि एक्स का वेतन वाई के वेतन से 20% अधिक है, तो वाई का वेतन एक्स से कितना % कम है, ठीक है। तो 2 बंदा है, एक एक्स है, एक वाई है, ठीक है। इसने कहा क्या है, वाई के वेतन से 20% अधिक है, वाई के वेतन से 20% अधिक है। अगर मैं वाई को 100 मान लूँ, तो ये कितना 20% अधिक, 120, यही ना। तो आपका जवाब होगा हाँ, यही तो होगा। तो इसने कहा अब आगे y का वेतन x से कितना % कम है, तो x 120 है और y 100 है, तो कितना कम है, 20 कम है। कितना कम है, 20 कम है। कितना %, यानी किससे बोल रहा है, x से। जिसके आगे से लगा है उसको नीचे लिख देना है 120, और परसेंटेज के लिए 100 से गुना कर देना है। क्या बुझा है, कितना % कम है, तो परसेंटेज के लिए 100 से गुना। तो ये कट गया कितने टाइम में, 60 बार में। और कटेगा क्या, 60 बार में सीधा 6 बार में कटा, 6 बार में कटा। तो ये 2 से 3 बार में, और ये 2 से 50 बार में। तो ये सीधा घुमा फिरा के क्या आ गया, तो आपका जवाब होगा कि ये कट पिट के जो है 50/3 आ गया। तो ये 50/3 राइट आंसर। क्या मेरी बात को समझ रहे हैं? तो इसका और भी आसान तरीका हो सकता है, जैसे यहाँ पर आप 20% को पकड़ कर देखिएगा, तो 20% का वैल्यू कितना, अगर मैं इसको पूरे को मिटाता हूँ, समझिएगा, इस 20% का मतलब क्या, 20% की वैल्यू 1/5 है ना। तो इसने क्या कहा है कि y के वेतन से 20% अधिक है, तो ये y नीचे वाला जो वैल्यू है जिसके आगे से के लगा है, यहाँ क्या लगा है के, तो ये उसका वैल्यू यानी 5। एक ज्यादा कौन, x 6, बस 5:6। तो इसने कहा है कि y का वेतन x से कितना कम है, तो x 6 है, y 5 है, तो 1 कम है कितना पर, 6 पर, गुना 100। इस हिसाब से भी ये आंसर। तो ये ज़्यादा शॉर्ट था, वो थोड़ा सा समझने लायक वाली बातें थी, हालांकि ये भी समझ सकते हो। तो इसीलिए ने कहा कि मेरा जो वीडियो होने वाला है कमज़ोर छात्रों के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होने वाला है, क्योंकि हमें पता है दोस्त कि बहुत सारे दोस्त ऐसा हैं कि जो अगर अभी मान लेते हैं 6 महीने, साल भर या 3 महीने 4 महीने से तैयारी शुरू किए होंगे, और उसे कहीं ना कहीं बहुत सारे तरीके ऐसे होंगे जो कि उनको नहीं पता होंगे, और कुछ लड़के ऐसे होंगे जो कि इन सारे तरीकों को जानते होंगे, और वह कहीं ना कहीं जो नॉर्मल स्टूडेंट होंगे उससे वो फास्ट करेंगे। वजह क्या है कि वो तरीके, इन सारे जो तरीके मैं बताने वाले हैं उन सब तरीकों से वो करते हैं। तो आपको भी अगर अच्छा नंबर चाहिए जरूर उन सब तरीकों को सीखिए, है ना। वर्ष 2025 का कैलेंडर किसके समान है, यानी इस तरह के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। हालांकि ये क्वेश्चंस तो
जो है यूपीएससी सी सेट का 2024 वाला क्वेश्चन है। पूछा हुआ क्वेश्चन था, तो मैंने कहीं से इसे उठाया। तो हालांकि ये अच्छा क्वेश्चन है, तो ठीक है। तो इसको, हालांकि इसमें बहुत सारे कन्फ्यूजन हो जाते हैं स्टूडेंट को, तो इसलिए उन कन्फ्यूजनों को दूर करते हैं। इसके लिए आपको करना क्या है, देखिए, इस लास्ट का 2 डिजिट पकड़ना है और इसको 4 से भाग देना है। लास्ट का 2 डिजिट 25, इसको 4 से भाग दीजिएगा तो शेष फल कितना आएगा, शेष फल कितना आएगा। तो आपका जवाब होगा 25 को 4 से भाग देंगे तो शेष फल 1 आएगा। तो चलिए, अब मैं जो ट्रिक बता रहा हूँ उसके लिए समझिएगा। देखिए, अगर शेष जो है आपका 1 बचे, या शेष 2 या 3 बचे, या शेष आपका 0 बच जाए। मान लेते हैं कि यहाँ पे 24 रहता है 2024, तो फिर क्या करें, अगर 1 बचेगा तो आपको 6 ऐड करना है। कितना ऐड करना है, 6 ऐड करना है। अगर 2 या 3 बचेगा तो आपको 11 जोड़ना है। किस में, अभी उस चीज़ को बता रहे हैं। अगर 0 बचे तो फिर आपको 28 ऐड करना है। कितना ऐड करना है, 28। तो ये चीज़ कहीं आप गांठ बांध कर रख लीजिए, जिससे कि होने वाले जितने भी क्वेश्चन होंगे इस टाइप के, ये काम आएंगे। ठीक है, तो देखिए, शेष कितना बचा है, 1। इसका मतलब इसमें 6 ऐड करना होगा। कितना ऐड करना होगा, 6। तो 2025 में आप 6 ऐड कीजिएगा तो ये कितना हो जाएगा, 2031। तो इसका यानी कैलेंडर किसके समान होगा, 2031 के समान होगा। क्या मेरी बात को समझ रहे हैं? तो इस तरह से इसे आप कर सकते हैं। ये एक अच्छा ट्रिक हो सकता है और कहीं ना कहीं आपके लिए काम करेंगे। तो जरूर देखिए, समान कहने का मतलब क्या है कि 2025 के कैलेंडर में, अगर कहने का मतलब कि सोमवार यानी 1 जनवरी, चलिए मैं इसको समझाता हूँ। 1 जनवरी 2025 को, अगर 1 तारीख को सोमवार है, 1 जनवरी 2025 को सोमवार है, तो 1 जनवरी 2031 को भी सोमवार ही होगा। इसका कहने का मतलब ये है, यानी इसका कैलेंडर दोनों का समान होगा। ये बात है। तो इस बात को आप ध्यान में रखिएगा, जहाँ की आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। और कहीं ना कहीं इस तरह के क्वेश्चंस आ गए तो आराम से 1 नंबर आपका आ जाएगा। और आता ही है, कई बार इस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। रेलवे का तो ये फेवरेट क्वेश्चन है। तो चलिए नेक्स्ट, एक राशि 2 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश करने पर 1.96 गुना हो जाती है, तो वार्षिक ब्याज दर क्या होगी। तो कुछ दोस्त इसे 100 मान कर करेंगे, कुछ दोस्त फलना ढिकलना कुछ ना कुछ मान कर ही करेंगे, लेकिन मैं इसका एक अलग तरीका बताता हूँ जिससे कि आपको आसान हो जाएगा। देखिए, हो जाने का मतलब क्या है, मिश्र धन, यानी लास्ट में कितना लौटाना होगा। जैसे मैं कहता हूँ कि आपका मूलधन कुछ था, लास्ट में 2 वर्ष बाद आपने कुछ लौटाया, तो कुछ ब्याज यानी कुछ एक्स्ट्रा देकर लौटाया, यानी उसमें ब्याज को ऐड करके, मूलधन में ब्याज को ऐड करके लौटाया। तो जो मूलधन प्लस सियाई होता है वो आपका अमाउंट होता है, यानी मिश्र धन होता है। तो ये बात को समझना है, ठीक है। तो इसने कहा कि 1.96 गुना, तो इसका मतलब अगर मैं मूलधन को 1 मान लूँ तो जो मिश्रधन होगा 1.96 गुना होगा, यानी इसका इतना गुना। क्या इसका इतना गुना ये हो सकता है कि नहीं, हो जाएगा, है ना। इतना गुना है तो हमें दर चाहिए, तो इसका पॉइंट उड़ाइए, इसका पॉइंट उड़ाइएगा तो इसका इधर का पॉइंट उड़ाइएगा, तो इधर पॉइंट के बाद कितना संख्या, 1 2, तो इधर 2 0 चिपका दीजिए। तो ये रियल में अब कौन सी संख्या बन गई। तो चलिए मैं इसे नीचे 100 और 196 ये बन गया। क्या मेरी बात को समझ रहे हैं, समझ रहे हो। तो अब इसने क्या कहा है कि 2 वर्षों में, 2 वर्ष की बात कहा है, तो इस पे रूट लगा देना है। क्या लगा देना है, रूट। तो ये कितना का, इसका रूट कितना होगा, 100 का रूट 10 और ये 196 का 14।
क्या मेरी बात को समझ रहे होंगे, ठीक। तो देखिए रूट करने का मतलब दो वर्ष ना कहा था, तो इसमें करने में हमेशा दो ऑलरेडी छिपा रहता है, बात समझ रहे। तो मूलधन 10 से 14 हुआ है, मूलधन एक वर्ष में, ये एक वर्ष का है, और ये जो आपका दिया हुआ है ये 2 वर्ष का है। क्या मेरी बात को समझ रहे होंगे। तो चलिए, तो ये 10 से 14 हुआ है, तो इसका मतलब कितना बड़ा है, 4 बड़ा है। कितना पर, 10 पर। परसेंटेज के लिए 100 से गुना करना है, तो यही आपका रेट होगा, यही आपका दर होगा। तो ये 1010 खत्म, 10 चौके 40% आपका रेट निकल गया। क्या मेरी बात को समझ रहे। तो ये राइट आंसर हो जाएगा। ओके नेक्स्ट। तो 36 मीटर लंबाई और 18 मीटर चौड़ाई और 9 मीटर ऊंचाई वाले एक घनाभ को पिघलाकर एक घन बनाया जाता है, तो घन के विकर्ण की लंबाई क्या होगा। तो इस क्वेश्चन में कुछ लगता है मिसिंग है, क्योंकि मैंने ही खुद ही इस क्वेश्चन को टाइप किया था। तो मैं एक बार क्रॉस चेक कर लेता हूँ क्या मिसिंग है। नहीं, ओके परफेक्ट है। तो चलिए देखिए इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 36 मीटर लंबा है, 18 मीटर चौड़ा है। हमें लगा था कि यहाँ पर कुछ जो है कि 12 वगैरह लिखा हुआ है, इस तरह का एक क्वेश्चन और भी है, इसलिए कंफ्यूजन हो गया कि कहीं गलत तो नहीं है। तो देखिए, तो 36 मीटर, 18 मीटर और 9 मीटर ऊंचाई वाले एक घनाभ को पिघलाकर एक घन बनाया जाता है, तो घन के विकर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखिए जब भी पिघलाने उगलाने की बात करता है तो आपको आयतन का फार्मूला लगाना है, सिंपल सा। तो यहाँ पर 3 बीमा दिया हुआ है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, तो इसका मतलब यहाँ पर आपका ये घनाभ है, और रियल में लिखा भी है कि ये घनाभ है। तो घनाभ का आयतन क्या होता है, तो L इंटू बी इंटू एच, यही होता है। तो आपका जवाब होगा कि हाँ यही होता है। और ये जो है कहता है कि घन बना दिया, इससे क्या किया, घन बना दिया। तो घन का आयतन क्या होता है, ए क्यूब, यानी ये आयतन दोनों इक्वल हो जाएंगे। क्या मेरी बात को समझ रहे हैं। तो अभी L B H, यहाँ पर ये तीनों भुजा दिया है, ए के बारे में हमें नहीं पता, तो ए को फाइंड कर लेना है ना, सिंपल सा। तो L कितना 36, B कितना 18, H कितना 9, बराबर में ए क्यूब। ठीक है, ए क्यूब। तो यहाँ से आप कॉमन वॉमन जो भी है निकाल सकते हो आप। जैसे यहाँ पर देखिए 9 इसमें भी 9 इस क्यूब है, तो इसका मतलब ए बराबर यहाँ से क्या हो जाएगा, सीधा 36 गुना 18 गुना 9 का क्यूब, रूट क्यूब। अगर क्यूब उठकर इधर जाएंगे तो रूट क्यूब में बदलेंगे, है ना। तो ये होगा। तो अगर इतनी दूर समझ रहे हैं तो इसको बिना तोड़े भी निकाल सकते हैं, या तो फिर आप तोड़ भी सकते हैं। तो चलिए बिना तोड़े मैं अगर निकाल दूँ तो कुछ को समझ में नहीं आएगा, तो मैं इसको तोड़ने का अंदर में कोशिश करता हूँ। ये क्या है, 9 गुना 2 गुना 2, 9 दूनी 18 दूनी 36, 36 को मैंने तोड़ा, फिर 18 को 9 गुना 2 में तोड़ा। अब कुछ लोग सोच सकते हैं कि 9 को क्यों नहीं तोड़ा है, अभी समझ में आएगा क्यों नहीं तोड़ा। फिर गुना में 9, इस 9 को भी नहीं तोड़ा। तो ए यहाँ पर रूट क्यूब है, रूट क्यूब होने का मतलब कि अंदर से 3 गो का ए गो करके निकाल देना। तो 9 कै गो दिख रहा है, तो आपका जवाब होगा 1 2 3, तो 1 9 बाहर, रूट क्यूब से बाहर। 2 कै गो, 1 2 3, 3 गो 2 दिख रहा है, तो 1 गो 2 बाहर। तो ये ए बराबर सीधा 9 दूनी 18 निकल गया। तो अब हमसे पूछा क्या है, घन का विकर्ण। तो घन का विकर्ण क्या होता है, तो √3 गुना भुजा, यही ना। घन का विकर्ण क्या होता है, घन का विकर्ण √3 गुना भुजा, ये होता है आपका। तो √3 और भुजा कितना निकला 18। ये घन की भुजा है, ये किसकी भुजा है, घन की भुजा, तो ये 18। तो ये क्या आया आंसर, 18√3। तो इस सब पे कुछ है नहीं, सिर्फ आपका फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, जिसको सभी को करना चाहिए। जो ही जी मतलब कि समझ सकते हो कि ये इस तरह के क्वेश्चन सभी को करना चाहिए, और इस तरह के ही क्वेश्चंस को पूछा जाता है। नहीं तो आप पिछले पेपर निकाल कर देखिए। नेक्स्ट देखिए,
अरिहंत सिंह के 3 बच्चे की औसत आयु 12 वर्ष है, तो उनकी आयु का अनुपात 3, 4, 5 है। तो छोटे और सबसे बड़े बच्चे की औसत आयु कितनी होगी? तो केवल 3, उन यदि उसके केवल 3 ही बच्चे हैं तो ठीक है। तो देखिए यहाँ पर एक चीज़ पता होना चाहिए, औसत और योग से रिलेटेड एक फॉर्मूला। तो योग बराबर क्या होता है अगर देखा जाए तो औसत गुने कुल संख्या, ये ना होता है। तो चलिए, तो 3 बच्चों का योग क्या होगा? 3 बच्चों का योग क्या होगा? तो यहाँ पर 3 बच्चे हैं, देखिए 3 बच्चों का योग, इसको आप इधर साइड रख सकते हैं। इतना अगर समझ गए तो मैं इसको मिटा रहा हूँ, ठीक। तो देखिए 3 बच्चों का योग निकालना है, तो औसत कितनी है? 12। को टोटल कितने बच्चे? 3 बच्चे। तो यहाँ से कितना आया? 3 बच्चों का योग 36। क्या मेरी बात को समझ रहे हैं? लेकिन यहाँ पर अनुपात में इसका ये दिया है, तीनों बच्चों का अनुपात क्या दिया है? तो 3, 4, 5। तो अनुपात का योग कितना है? अनुपात का योग देखा जाए तो 4, 3, 7, 5, 12। अनुपात का योग कितना है? 12। इसी 12 का वैल्यू ये 36 है। तो यहाँ से 1 का वैल्यू कितना? 3। तो हमें चाहिए 3:4:5 की वैल्यू चाहिए। तो 1 अनुपात की वैल्यू 3, तो 3 अनुपात की वैल्यू कितना? तो आपका जवाब होगा 9। 1 अनुपात का वैल्यू 3, तो 4 अनुपात का वैल्यू कितना? 12। 1 अनुपात की वैल्यू 3, तो 5 अनुपात का वैल्यू 15। तो हमसे पूछा क्या है? सबसे छोटे और सबसे बड़े। तो सबसे छोटका का उम्र कितना है? 9 साल। और सबसे बड़का का उम्र कितना है? 15 साल। तो 9 और 15 कितना हो गया? 24। कुल योग 24। और औसत निकालने के लिए क्या करते हैं? तो यहाँ पर सिर्फ 2 ही बच्चों का बात हो रहा है, बड़का और छोटका का। तो 2 से भाग लगाएंगे तो इन दोनों का, बड़का छोटका का औसत निकल जाएगा। 24/2 यानी ये 12 जो है सबसे बड़ा, और छोटे बच्चे की औसत आयु कितनी हो जाएंगी? 12 से। क्या मेरी बात को समझ रहे हैं? समझ रहे होंगे। तो बस इजी क्वेश्चन है ये सब, आराम से इसे कर सकते हैं और सीख भी सकते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को करने का कोशिश कीजिए। चलिए ये ठीक है। यहाँ पर का 8 परीक्षण जो कि x+2, x+4, x+6 कुछ इस प्रकार से दिए हुए हैं, तो उनका माध्य इतना है। तो अंतिम 3 परीक्षणों का माध्य क्या होगा? यहाँ भी वही चीज लगाना, योग बराबर औसत गुने कुल संख्या। यहाँ भी वही चीज लगाना है, ठीक है। तो योग निकालना है। तो अगर मैं योग देखूं यहाँ पर क्या टोटल है? x है, फिर x+2 है, फिर x+4 है, x+6, x+8, x+10, x+12, अच्छा x+12, x+14, ये तो ये योग है। तो औसत आप इसका कितना दिया? औसत बोले या माध्य बोले दोनों एक ही बात है। औसत बोले या माध्य बोले दोनों एक ही बात। तो औसत कितनी? 15। तो कुल कितनी संख्या है इसमें? बोला है कि 8 संख्या। तो ये सबको गिनिएगा तो 8 होगा। तो 8। तो दोनों साइड मैंने योग को योग से बराबर कर दिया। तो यहाँ से x की वैल्यू निकलेगी, जो भी निकलेगी। उसके बाद अंतिम 3 को बोला है, यानी ये आपका x+10, x+12, x+14। तो ऐसे पहले x को फाइंड कर लीजिए। तो इसमें टोटल कै को 8 होगा। अगर 8 को बोल रहा है तो 8 को 8 तो जरूर होगा, 8x होगा। फिर 4 2 6, 6 6 12, 8 20, 10 30, 12 42, 14 56, यही ना। और ये 15 8 20 7 से। तो यहाँ से 56 घट जाएगा। तो 8x बराबर कितना? 4, 11 में 5 गया 6। तो x बराबर यहाँ से 8 निकल गया। तो अंतिम 3 परीक्षण का माध्य पूछा है ना। तो 3 परीक्षण का योग कितना होगा? तो निकाल लीजिए। अंतिम 3 परीक्षण कौन कौन सा है? अंतिम 3, तो ये x+10, फिर x+12, x
अच्छा, x+12 और x+14, ठीक है। ये तीन फ्रैक्शन है, इन तीनों का माध्य चाहिए। तो तीन संख्या है तो तीन से भाग देंगे तो माध्य आराम से निकल जाएगा, है ना। ये तीन संख्या का माध्य होगा, तो x जहाँ जहाँ दिखता है वहाँ पुट कर दीजिए। तो ऐसे मैं अगर इसको सोल्व करूँ तो ये 3x और 10 12 42 14 10 12 22, अच्छा 22 और 14 36 बटे 3। तो x के जगह पर 8 प्लस 36 बटे 3, तो ये हो जाएगा 8 या 24 36 60 बटे 3 बराबर 20। तो ये क्या आ गया, माध्य अंतिम तीन संख्या का 20। तो इस तरह से कर सकते हो। हालांकि ये सब लिखने की कोई ज़रूरत नहीं, अगर मन ही मन आप कैलकुलेट कर लो कि अगर 8 को बोल रहा है तो 8 को x तो फिक्स है, जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया। बाकी बात इसी को ना जोड़ना है तो इसको जोड़ लीजिए, है कि नहीं। तो इतना लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप एग्जाम में इतना मत लिखिए क्योंकि वह टाइम वेस्ट है। बात समझ रहे। तो ये सब कीजिए। ये सब तरीका मैं इसलिए बताता हूँ ताकि आपकी टाइम की बचत हो एग्जाम में। यहाँ आप कैसे भी करो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन एग्जाम में आप ज़रूर है कि उस तरह से मत कीजिए। और मैं यहाँ सभी के एग्ज़ाम को लेकर चल रहा हूँ कि आखिर एग्ज़ाम में आप टाइम कैसे बचा सकते हो, उन सब बातों पर मैं चर्चा करता हूँ और उन सब तरीक़ों से हल कराने का कोशिश करता हूँ। हाँ, हो सकता है कुछ क्वेश्चन जो है मैं उस तरीके से ना करा पाऊँ, क्योंकि सभी तरीके सभी को नहीं आ सकते हैं, हर कोई 100% परफेक्ट नहीं हो सकता है। तो मैं भी नहीं हो सकता हूँ 100% परफेक्ट, या ये भी हो सकता है कि मैं 100% को नहीं संतुष्ट कर पाऊँ, और दुनिया का कोई इंसान भी 100% व्यक्ति को नहीं संतुष्ट कर सकता है। कुछ लोग ज़रूर होंगे जिसको एक वर्ड सुने होंगे, खामखा। खामखा वर्ड जो होता है उसको लेना देना कुछ नहीं रहता, झूठों का नुकसान नहीं, तो मतलब कि नोक्स निकालेगा। जैसे एक कहानी बताता हूँ, थोड़ा समझिएगा। और ये कहानी हो सकता है आपने कहीं ना कहीं सुना होगा कि एक दोस्त के घर में शादी था और उसको नहीं पूछा और फिर भी वो खाने चल गया। सब कुछ ठीक था, खाना पीना सब कुछ ठीक था, लेकिन गिलास जो होता है पानी वाला गिलास, वो प्लास्टिक वाला यानी डिस्पोजल वाला दे दिया। तो उसने कहा सब कुछ तो ठीक है, ये गिलास कांच का होता तो अच्छा होता है। तो इसका मतलब उस व्यक्ति को जानते हैं क्या कहते हैं, खामखा, जिसको मैंने बुलाया भी नहीं और वो आकर उसमें नॉक्स निकाल दिया। तो कुछ वही टाइप के भी कुछ लोग होते हैं जिसको कुछ करना नहीं है, करना धरना है नहीं, झूठों का कुछ ना कुछ निकाल देंगे कि इसमें ये है। तो उन सब, मेरा कहने का मतलब है उन सब कमेंट पर आप लोग ध्यान मत दीजिएगा, क्योंकि हम जानते हैं कुछ लोग कमेंट करने इसलिए आते हैं कि थोड़ा सा और आगे वाले को थोड़ा सा अथी कर दें, डिस्टर्ब कर दें। तो समझिए दोस्त, और क्या बोलूं। देखिए, दो ट्रेनें समान दिशा में 36 किलोमीटर 48 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है, समान दिशा में, ठीक है। तेज ट्रेन द्वारा धीमी ट्रेन में बैठे व्यक्ति को पार करने में लिया गया समय 33 सेकेंड है। तो तेज चलने वाली ट्रेन की लंबाई कितनी होगी, तो ये पूछ रहा है, ठीक है। तो दोनों ट्रेन सीधी एक ही दिशा में जा रहा है ना। एक की चाल है 36 किलोमीटर पर घंटा और एक की चाल है 48 किलोमीटर पर घंटा। ये तो जब दोनों एक ही दिशा में जाएगा तो यहाँ पर रिलेटिव स्पीड काम करेगा, और एक समान दिशा में जा रहा है तो रिलेटिव स्पीड वाला काम है। सापेक्ष गति का नियम आपने पढ़ा होगा कि जब एक ही दिशा में जा रहा है तो बड़ा वाला चाल में छोटा वाला चाल घट जाता है ना। तो यहाँ पर स्पीड क्या हो जाएगा, 48 माइनस 36 किलोमीटर पर आवर। और यहाँ पर आपको सेकेंड में दिया है तो इसको भी आप मीटर पर सेकेंड में चेंज कीजिए। इसको घटाइएगा तो ये कितना होगा, 36 में
48 में 36 घटाइएगा तो 12, कितना आ जाएगा 12 किलोमीटर पर घंटा। किलोमीटर प्रति घंटा में आएगा तो इसको मीटर पर सेकंड में आप चेंज कर दीजिए, 5/18 से गुना करके ये मीटर पर सेकंड में चेंज हो गया। और टाइम आपका दिया है यहाँ पर 33 सेकेंड, कोई दिक्कत नहीं। तो और हमसे यहाँ पर पूछ रहा है ट्रेन की लंबाई, तेज चलने वाली ट्रेन की लंबाई, यानी इसमें जो ये बड़ा वाला जो है इसकी लंबाई बोल रहा है। तो यहाँ पर सीधा सीधा आपको लगाना है d बराबर एच टी। अब क्या है d, यानी ये जो दूरी निकलेगी वो लंबे ट्रेन की ही दूरी निकलेगी इतना अगर करने के बाद। तो d कितना है आपका पता नहीं, लेकिन स्पीड आपका 12 गुना 5/18 और समय कितना है, टाइम कितना है तो 33। इसको सोल्व कीजिए, आपका आंसर तो 6 से 2 बार, 6 से 3 बार, 3 से 11 बार, तो 5 दूनी 10 गुना 11 110, कितना आ गया 110 मीटर। तो लंबी ट्रेन जो होगी सबसे तेज चलने वाली ट्रेन वह 110 मीटर लंबी होगी। तो यहाँ पर कुछ नहीं था, भले ही लग रहा है कि ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, नहीं यहाँ पर सापेक्ष गति का नियम लग गया, उससे बन जाएगा आराम से। दो संख्याओं का गुणनफल 2160 है, उनका महत्तम समावर्तक 12 है, ऐसी संख्याओं के संभावित योग की संख्या क्या होगी। एक बार मैं थोड़ा सा क्रॉस चेक कर लेता हूँ रिकॉर्डिंग स्टार्ट है कि नहीं तो एक दिन हुआ क्या था स्टार्ट, एक दिन मैंने पूरा सॉल्व करा दिया, रिकॉर्डिंग करना ही भूल गया, बाद में पता चला कि 1.5 घंटा गया काम से, तो इसलिए मैं एक आध बार चेक कर लेता हूँ। तो देखिए दो संख्याओं का गुणनफल 2160 और उनका महत्तम समावर्तक इतना है, तो संभावित युग्म क्या हो सकती है ऐसी संख्याओं का। तो चलिए थोड़ा सा यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट वाली क्वेश्चन है और समझ लीजिएगा तो अच्छे से आराम से बना लीजिएगा, ठीक है। तो समझने का कोशिश कीजिएगा। तो दो संख्या का गुणनफल, तो दो संख्या क्या हो सकता है। यहाँ पर एचसीएफ आपको 12 दिया है, एचसीएफ आपको 12 दिया है, और एचसीएफ क्या होता है, दोनों संख्या का कॉमन चीज, दोनों संख्या का कॉमन चीज। तो दोनों संख्या क्या, तो यहाँ पर मान सकते हैं एक को आप 12x मान सकते हैं पहला संख्या को, और दूसरा संख्या को आप 12y मान सकते हैं, और इनका गुणनफल जो है आपको 2160 दिया। अगर नहीं समझे तो पुनः समझिए, जैसे हम कहें कि 5, चलिए दूसरा नंबर 4 और 6 का आप एचसीएफ निकालिए, क्या होगा। तो आपका जवाब होगा कि इसका एचसीएफ 2 होगा, एचसीएफ क्या होगा 2 होगा। ऐसा मैंने क्यों कहा, क्योंकि आराम से ये 2 जो है इस 4 में भी है और 6 में भी है। क्या मेरी बात को समझ रहे हैं। तो इसका मतलब जो आपका एचसीएफ था वह इसमें भी था और इसमें भी था, इसीलिए तो मैं एचसीएफ को देखिए इस संख्या में भी एचसीएफ को यहाँ पुट किया और इस संख्या में भी एचसीएफ को यहाँ पुट किया। क्या मेरी बात को समझ रहे हैं, समझ रहे हूँ, ठीक। तो अब हमसे पूछा कि ऐसी कितनी संभावित, तो हम यहाँ से एक्स वाई की वैल्यू एज्यूम कर सकते हैं। कैसे, तो यहाँ से ये 12 से कट जाए तो ये 12 से कितने बार में, 12 एकम 12 और बच गया कितना 9 बर 8 96, यहाँ से ये कितने बार में 15 बार में, 12 से कितने बार में कट जाएंगे 15 बार में। तो x और y की वैल्यू 15 आ गई, ठीक है। तो अब इस यहाँ पर जो हमसे कहा है इस प्रश्न में, मेरी बात को ध्यान से समझिएगा, यहाँ से जो कहा है कि ऐसी संभावित युग्मों की संख्या क्या होगी, यानी x की और y की क्या क्या वैल्यू हो सकती है। तो 15 को मैं अगर तोड़ूं तो ये क्या 5 गुने 3, क्या मेरी बात को समझ रहे हैं, यानी x का मान 5 हो सकता है, y का मान 3 हो सकता है। क्या मेरी बात को समझ रहे हैं, तो समझ रहे होंगे, ठीक। और मैं इसको और 15 को एक बार और तोड़ूं तो ये क्या हो सकता है, तो या तो एक x की वैल्यू 1 हो सकता है और y की वैल्यू 15 हो सकता है, तभी तो 15 पूरेंगे, तभी तो
15 पूरेंगे, उल्टा के नहीं लेना है। ये नहीं कि आपने एक्स एक बार एक्स को 5 लिया तो फिर एक बार वाई को 5 लेंगे, ऐसा नहीं करना है। सिर्फ एक ही बार यूज करना है, ऐसा नहीं। बात समझ रहे? तो और कोई कंडीशन है क्या? तो आपका जवाब होगा नहीं। तो ये दो ही युग्म संभावित है, ये दो ही युग्म संभावित है, 5 3 या 1 15। बात समझ रहे हैं? तो दो युग्म हो सकती है, तो इसका आंसर हो जाएगा 2। उम्मीद करते हैं कि आप समझ पा रहे होंगे। नेक्स्ट देखिए, हाँ, ये क्वेश्चन को देखकर मैंने पिछले जो क्वेश्चन में थे कंफ्यूज हो गए थे कि कहीं मैंने टाइपिंग मिस्टेक तो नहीं कर दिया। तो चलिए देखिए, एक बेलन की आधार की त्रिज्या 55 सेंटीमीटर, इसकी ऊंचाई 15 सेंटीमीटर और एक बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का 14 गुना एक घन के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल के बराबर है। तो घन की भुजा क्या होगी? ठीक है, तो घन और बेलन तो आप समझते होंगे। घन बोला जाए तो आप लूडो का छक्का गोटी ले सकते हैं, और बेलन बोला जाए तो घर का बेलना नहीं, बेलना शुद्ध बेलन नहीं है। अगर आप सोचते हैं कि घर का जो बेलन होता है उसको हम बेलन कह सकते हैं, नहीं, वह शुद्ध बेलन नहीं, वो 3 बेलन से मिलकर एक वो बेलन बना है, कुछ इस प्रकार से है ना। तो इसमें ये 3 बेलन है, बात समझ रहे? तो ये शुद्ध बेलन नहीं है। शुद्ध बेलन सिर्फ यहाँ से यहाँ तक हो सकता है, या तो ये वाला पार्ट हो सकता है, ये वाला पार्ट या ये वाला पार्ट। बात समझ रहे? तो चलिए, अगर समझ गए हैं तो यहाँ पर हमारे पास बेलन का सब कुछ दिया है। बेलन का क्या दिया है? त्रिज्या। बेलन का त्रिज्या दिया है कितना? 55 सेंटीमीटर। ठीक है, बेलन की ऊंचाई दिया है, बेलन की ऊंचाई काल, ये सब देखिए काऊ छूट जाए तो आप उससे उतना वो नहीं करिएगा कि लिखने विखने नहीं आता है क्या, ऐसा कुछ नहीं है दोस्त। तो ये सब कॉमन बात है और ये सब आपको नहीं लिखना चाहिए, किसी को भी नहीं। बात समझ रहे हैं? ताकि आपको अगर समय बचाना है तो यहाँ पर बैठ हम समझाने के लिए बता रहे हैं, समझ रहे हैं? तो कहता है कि एक बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का 14 गुना घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जानते हैं क्या होता है? बेलन का वक्र, अभी तो पिछले क्वेश्चन में मैंने बताया था, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का 14 गुना घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल के बराबर है। यानी घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल के बराबर है, ये बात इसने कहा है। बात समझ रहे हैं? तो मैंने इस चीज को यहाँ पर लिख दिया। तो अब दोनों की फार्मूला हमें पता होनी चाहिए, है ना। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या? 2 पाई RH गुना 14, घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 6A स्क्वायर। घन की भुजा को अगर मैं A मानूं तो, यानी घन की भुजा को मैं यहाँ पर A मान रहा हूँ, घन की भुजा को A मान रहा हूँ। क्या मेरी बात को समझ रहे हैं? समझ रहे होंगे, ठीक। तो ये क्वेश्चन ने कहा था, बस इसी में पुट करना है आपके आंसर। तो 2 पाई का मान अगर कुछ नहीं बोला गया है तो 22/7 अपने मन से आप मून कर ले सकते हैं। R कितना? तो 55, H कितना? तो 15, और पहले से गुना में क्या है? 14, 6A स्क्वायर, यही ना। तो देखिए जहां कट पिट जाए तो वहां कटा दीजिए। ये 7 से 2 टाइम कट जाएगा, ये 2 से 3 टाइम कट जाएगा, ये 3 से 5 टाइम कट जाएगा। क्या मेरी बात को समझ रहे हैं? समझ रहे होंगे। तो इधर क्या बचा? A स्क्वायर बराबर 2 गुना 22 गुना 55 गुना 5। देखिए ये स्क्वायर उठाकर उधर ले जाइएगा तो ये किस में बदल जाएगा? तो आपका जवाब होगा रूट में बदल जाएगा। किस में बदल जाएगा?
रूट में, अगर यहाँ से स्क्वायर को हटा दीजिएगा तो आप रूट निकाल सकते हैं। ए बराबर कितना निकलेगा, हमसे पूछा क्या है, घन की भुजा यानी ए की मान पूछा है। आराम से 2 कॉमन है, 2 को 2 दिखा, 2 बाहर। अब 2 को 2 अगर नहीं दिखा किसी को तो देख लीजिएगा, 11 में ये 22 में 11 गुना 2 है, इसलिए 1 2 बाहर। यहाँ भी 11, यहाँ भी 11, तो 11 भी बाहर। इसमें 5 बच गया और यहाँ 5 है, तो एक 5 बाहर। बस ए बराबर यही हो गया। तो ये क्या होगा, 11 दूनी 22 पंचे 110 सेंटीमीटर, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, देखिए ये आपका 110 सेंटीमीटर, ये राइट आंसर हो जाएगा। तो बस कुछ था क्या, फॉर्मूला बेस्ड था, बट आप लोग समझ सकते हो। तो चलिए नेक्स्ट देखिए। चलिए ये रीजनिंग के क्वेश्चंस हैं, इसको करने का ज़रूर कोशिश करें। ये पिछले ही वीडियो का बचा हुआ क्वेश्चन था, तो उसको मैंने ले लिया क्योंकि पिछले वीडियो में कुछ अच्छा टाइप का क्वेश्चन सब था, यानी कुछ मतलब कि बेसिक तरीके वाले जो क्वेश्चन था और कुछ अच्छा टेक्निकल क्वेश्चन वगैरह था, मतलब कि कुछ अच्छा कह सकते हैं कि मतलब कि जिसमें बहुत कुछ सीखने मिले, उस टाइप का क्वेश्चन था। तो उसमें टाइम ज़्यादा लग गया था बताने में, तो इसलिए उस क्लास का जो है उस वीडियो का ये क्वेश्चंस बाद में मैंने कहा था कि करा देंगे, तो वही सब सारे क्वेश्चन हैं। तो देखिए, हालांकि ये सब क्वेश्चन उस वीडियो में नहीं कराया, इसलिए यहाँ करा रहा हूँ। 6 छात्रों पवन, विनय, सुनयना, तरुण, उन्मुक्त, प्रत्येक की इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा एक सप्ताह में अलग अलग दिन होती है। जो सोमवार से शुरू होकर शनिवार को समाप्त हो जाती है, लेकिन आवश्यक नहीं है कि इसी क्रम में हो। मंगलवार को रेशमा की परीक्षा। तो इस तरह के क्वेश्चंस को करने का मतलब, इसने कहा दिया कि इतने लोग हैं, तो इसको देखिए कुछ दूर तक पढ़िए, उसके बाद डायरेक्ट करते चलिए। इसने क्या कहा, सोमवार से शुरू हुआ है, तो सोमवार से हम शुरू करेंगे और लास्ट शनिवार करेंगे। तो सोमवार के बाद क्या, मंगल, सोमवार के बाद क्या होगा, मैं हिंदी में लिख रहा हूँ, मंगल, मंगल के बाद बुध, बुध के बाद गुरु, गुरु के बाद शुक्र, शुक्र के बाद शनि। यह ना, एतवार की चर्चा नहीं किया है क्योंकि 6 लोग हैं और 6 दिन पूर गए, है ना। तो इतना बात अगर समझ गया, तो अब देखिए कहाँ से पढ़ना है। इसने क्या कहा, मंगलवार को रेशमा परीक्षा देती है, यानी मंगल को कौन है, रेशमा। तो यहाँ पर रेशमा परीक्षा दे रही है, तो मंगलवार फिक्स हो गया, ठीक है। पवन और रेशमा के मध्य केवल एक विद्यार्थी है, पवन और रेशमा के मध्य। तो अगर मैं कहूँ कि इधर कोई व्यक्ति को बैठाऊं, रेशमा और पवन, इधर पवन बैठ सकता है क्या, नहीं ना। तो पवन कहाँ बैठेगा, यहीं बैठेगा, और इसके बीच कोई है, कौन है पता नहीं, लेकिन कोई तो है, कोई तो है, तो रहने देते हैं, कोई होगा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पूछा कितना, किसके बारे में, सुनयना के बारे में, और किस दिन सुनयना की परीक्षा। अच्छा, यहाँ पर तरुण के बारे में पूछा है, किसके बारे में, तरुण किस दिन बैठा है। तो मंगल को नहीं बैठ सकता है, गुरुवार को नहीं बैठ सकता है, तो गुरुवार मतलब कि बृहस्पतिवार, यही ना। तो यहाँ ये आंसर नहीं हो सकता है। ऑप्शन पर भी एक आध बार ध्यान देते जाइएगा, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन जो होते हैं ना, आधे को सॉल्व करने पर आंसर आ जाते हैं, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। विनय की, चलिए ये हो गया, विनय की परीक्षा पवन के तुरंत बाद हुआ है, तो यहाँ पर विनय हुआ, क्योंकि पवन के बाद, पवन गुरुवार को, तो ये शुक्रवार को, तो यहाँ पर विनय आया है, इसका मतलब शुक्रवार आंसर नहीं होगा। हमें तरुण के बारे में पूछा है, बात समझ रहे हैं। चलिए ये बात हो गया, तुरंत बाद वाले दिन है। उनमें से किसी भी उन्मुक्त से पहले परीक्षा नहीं किया है, नहीं दिया है। उन्मुक्त से पहले किसी ने परीक्षा नहीं दिया है, उन्मुक्त से पहले किसी ने परीक्षा नहीं दिया है। मेरी बात को ध्यान से समझिएगा, उन्मुक्त से पहले किसी ने परीक्षा नहीं दिया है, इसका मतलब सबसे पहले उन्मुक्त ने ही दिया है, तो यहाँ पर उन्मुक्त है। क्या मेरी बात को समझ रहे हैं, यहाँ पर कौन है, उन्मुक्त है। तो सोमवार को उन्मुक्त आ गया, और आगे चलिए पढ़ते हैं, क्योंकि अभी तक हमें आंसर यहाँ पर सोमवार ऑप्शन में है नहीं, ठीक।
सुनयना की परीक्षा रेशमा के तुरंत बाद आया है, बाद वाले दिन में। अच्छा, सुनयना की परीक्षा रेशमा के तुरंत बाद, रेशमा यहाँ है और सुनयना, तब इसके बाद यहाँ पर क्या, सुनयना, तो यहाँ पर सुनयना। ऐसे भी बुधवार को मैंने गलती से पहले ही कटा दिया था, हालांकि यहाँ पर अब कट जाता है, ये बुधवार खत्म। तो अब सभी के सभी बैठ चुके हैं, सभी के सभी बैठ चुके हैं, एक ही व्यक्ति बचा है और एक ही दिन बचा है, तो यहीं पर तरुण बैठा होगा, है ना। तो तरुण कहाँ, शनिवार को, क्योंकि गुरुवार को पवन आ चुका है, तो ये पवन नहीं हो सकता। हालांकि यहीं तक में आंसर था, कहानी खत्म। तो इस तरह से इसको सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, इस टाइप के और भी क्वेश्चंस मैंने लिया है, आगे मिलेगा। देखिए, तो इस तरह के क्वेश्चन में हम हमेशा कहते हैं कि इसको आप मत पढ़िए, ये टाइम वेस्ट है आपका। ये जो है सिर्फ आपका टाइम वेस्ट करेगा पढ़ने में। आप कथन और निष्कर्ष को पढ़िए और आंसर को दीजिए। जैसे कि कथन क्या करे, सभी कालीन विद्वान है, यानी कालीन को मैं क्या मान रहा हूँ, ये जितने भी कालीन है वह सभी विद्वान के अंदर आता है। किसके अंदर, ये विद्वान के अंदर आता है, ठीक है। और सभी विद्वान सलाहकार है, यानी ये जितने भी विद्वान हैं वह सभी के सभी सलाहकार के अंदर आता है, यानी यात्रा सलाहकार के अंदर। इसको वायस भी लिख दे तो चलेगा। कोई हैट यात्रा सलाहकार नहीं है, कोई भी हैट कहता है कि यात्रा सलाहकार नहीं, इसके और इसमें में कोई रिलेशन नहीं है। तो तीनों कथन से ये मैंने डायग्राम बना लिया। क्या आप बात समझ रहे हैं, समझ रहे होंगे। चलिए, निष्कर्ष, एक कोई यात्रा सलाहकार, यानी निष्कर्ष एक कर रहा है, कोई यात्रा सलाहकार विद्वान नहीं है, कोई यात्रा सलाहकार, कोई यात्रा सलाहकार विद्वान नहीं है। तो ये ऐसा हो सकता है क्या, क्योंकि यहाँ पर देखिए सारा के सारा विद्वान यात्रा सलाहकार के अंदर आता है, तो ये कैसे हो सकता है कि कोई यात्रा सलाहकार विद्वान नहीं हो। तो ये कथन गलत। आपको जो एग्जाम में करना है तो क्या लिखना है, अगर 4 कथन है तो आपको ऐसे लिखना है 1 2 3 4। तो पहला नहीं हो सकता है, तो यहाँ पर कॉपी में वहाँ, क्योंकि आपके पास वहाँ कॉपी मिलेगा, इस तरह का बोर्ड नहीं मिलेगा जो कि उस पर लिखिएगा। बात समझ रहे हैं, तो वहाँ पर कॉपी 1 2 3 4 लिख दीजिएगा उसमें, तो 1 नंबर नहीं आंसर हो सकती है। क्या मेरी बात को समझ रहे हैं। तो इसको कट किया मैंने। सभी कालीन यात्रा सलाहकार है, सभी कालीन यात्रा सलाहकार है। क्या भले कहा था कि जितने, अच्छा सभी कालीन यात्रा सलाहकार है, हाँ तो हो सकता है जितने भी कालीन है क्या वह यात्रा सलाहकार के अंदर है। तो आपका जवाब होगा कि हाँ, क्योंकि इसके अंदर ये है, इसके अंदर ये है, तो निश्चित है कि इसके अंदर ये है। तो ये टोटल सभी के सभी कालीन यात्रा सलाहकार है, तो दूसरा सही होगा, दूसरा सही, ठीक है। तीसरा, कुछ यात्रा सलाहकार विद्वान है, कुछ यात्रा सलाहकार जो है वह विद्वान है। तो कुछ तो जरूर हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर विद्वान सारा का सारा विद्वान यात्रा सलाहकार के अंदर है, तो कुछ तो आराम से हो जाएगा, है ना। तो आपका जवाब क्या कि हाँ जरूर होगा। तो ये दूसरा भी सही, यानी तीसरा भी सही है। कोई कालीन टोपी नहीं है, यानी हैट नहीं है, कोई कालीन हैट नहीं है, यानी टोपी नहीं है। तो यहाँ पर हिंदी लिख दिया, यहाँ पर इंग्लिश, तो वही है, मतलब समझिए ये हैट ही है, तो हैट नहीं है। तो बिल्कुल सही बात है। जब इससे ये वाली लाइन से इसका कोई रिलेशन नहीं है, तो अंदर इसके घुसने की कोई चांस है क्या, नहीं है। तो इसका मतलब ये बात सही है। तो ये भी, यहाँ चौथा भी सही। तो कौन कौन सही हुआ, दूसरा तीसरा चौथा। तो दूसरा तीसरा चौथा ने केवल निष्कर्ष 2 3 4 सही है, 1 गलत है। तो ऐसे इसको बना सकते हैं, और उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा, करने में भी मज़ा आता होगा। तो ज़रूर एक बार बताइएगा दोस्त, अपना कमेंट में फीडबैक दीजिएगा, क्या आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है कि नहीं आ रही है, या इसमें कोई प्रॉब्लम नज़र आ रही है तो बताइएगा कमेंट करके, मैं सुधारने का कोशिश करूँगा, चाहे वो वॉइस हो चाहे वीडियो क्वालिटी हो, बताइएगा। देखिए दोस्त, मेरा भले ही एंट्री जो है धमाकेदार वीडियो में हो या ना हो, लेकिन आपको सवाल में वो सारे प्रश्न को कराऊंगा जो कि एग्जाम में आने की प्रबल संभावना हो। बात समझ रहे हैं, तो उस टाइप के क्वेश्चंस को मैं कराऊंगा यहाँ पे।
तो ज़रूर है कि आप ज्वाइन करके रख लीजिए अगर पहली बार आए हैं। अगर पहले से हैं तो आप सभी को दिल से शुक्रिया कि आप लोग कहीं ना कहीं सही जगह पर हैं। ये मैं क्या, औरों से भी पूछ कर देखिए, जो व्यूवर हैं कमेंट में ही पूछ कर देखिए क्या है इस भाई साहब का वीडियो सही रहता है कि नहीं रहता है, तो बता देंगे। देखिए, ये शब्द है प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में उसके बाद वाले अक्षर से विनिमय कर दिया जाता है। विनिमय मतलब क्या, बदल दिया जाता है। प्रत्येक व्यंजन को अंग्रेजी वर्णमाला में उससे पहले वाले अक्षर से विनिमय कर दिया जाता है। तो इस प्रकार बने प्रत्येक अक्षर के वर्ण अनुक्रम में व्यवस्थित किए जाए तो कौन सा अक्षर बाएं से तीसरा है। थोड़ा सा घुमा हुआ क्वेश्चन है दोस्त, आराम से कर सकते हो लेकिन तरीके से अगर आप करने बैठ गए तो। जैसे यहाँ पर जो संख्या लिखा है उसको पहले लिखिए MAJESTY। इसने कहा है कि स्वर, स्वर मतलब क्या, भावेल। तो भावेल कितने होते हैं, 5, A, E, I, O, U। इन 26 लेटर में ये 5 को भावेल होता है, बाकी बात कॉन्सोनेंट होता है। यानी जिसको भावेल को हिंदी में स्वर कहते हैं और बाकी बात को जो कॉन्सोनेंट है उसको व्यंजन कहते हैं। तो इसने कहा क्या, पहला बात क्या कहा कि प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में उसके बाद वाले अक्षर से बदल दिया जाए। विनिमय मतलब बदल दिया जाए। तो स्वर ढूंढेंगे कहाँ कहाँ है, तो हमें दिखा एगो यहाँ, तो इसको बाद वाले में बदलना। ए के बाद क्या आएगा, बी। और स्वर कहाँ है, यहाँ पर है। तो ई के बाद क्या आता है, एफ। और कहीं स्वर है क्या, नहीं है, तो नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं। और व्यंजन को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में उससे पहले वाले अक्षर से बदल देना है। पहले वाले मतलब कि एम के पहले क्या आएगा, तो आपका जवाब होगा एल आएगा। चलिए मैं इसको अलग कलर से लिखता हूँ, एल आएगा, एल, ठीक ना। और जे से पहले क्या आएगा, आई आएगा। एस से पहले क्या आएगा, तो आर आएगा। टी से पहले क्या आएगा, एस आएगा। और वाई से पहले क्या आएगा, एक्स आएगा। वाई से पहले एक्स, यही ना होगा। यानी इसके अनुसार मैंने बदल दिया, व्यवस्थित कर। उसके बाद भी कहा है कि इस प्रकार बने प्रत्येक अक्षर को वर्ण अनुक्रम में व्यवस्थित किया जाए। देखिए कितना घुमाया है कि इसको वर्ण अनुक्रम में व्यवस्थित किया जाए, मतलब कि इसको जो क्रम से होता है, जैसे ए के बाद बी, बी के बाद सी, सी के बाद डी, इस तरह से आपको इसको सजाना है। तो सबसे पहले इस लेटर में, इस शब्द में क्या आएगा, तो बी। अच्छा, यहाँ इसको जो बदला है इससे अब कोई, इस डाटा से कोई मतलब नहीं, अब हमको इस डाटा से लेना देना है, इस वाले से लेना देना है। तो सबसे पहले इसमें क्या आएगा, बी आएगा। उसके बाद क्या आएगा, एफ आएगा। उसके बाद आई आएगा, आई के बाद एल आएगा। एल के बाद आपका जवाब होना चाहिए, एल के बाद आर, उसके बाद एस, उसके बाद एक्स। तो ये नया चीज बन गया क्योंकि इसने व्यवस्थित कर दिया। ये क्या किया, मैंने व्यवस्थित कर दिया। जो वर्ण अनुक्रम है, अल्फाबेट का जो क्रम है उसके अनुसार मैंने इसको बदल दिया, ठीक है। तो बदल दिया। तो अब इसने कहा कि बाएं से तीसरा, तो हमेशा मानना है कि बायां इधर है और दायां इधर है। जब तक ये खुद से ना दर्शा दे कि बायां किधर दायां किधर है, तब तक हम लोग ऐसे ही मानेंगे कि आप अपने हाथ के अनुसार चलेंगे कि बायां मेरा हाथ इधर है और दायां इधर है कि नहीं। तो अब इसने पूछा कि बाएं से तीसरा, तो गिनिए, पहला, दूसरा, तीसरा, कौन है दोस्त, आई। तो ये आपका आई राइट आंसर। क्या मेरी बात को समझ रहे हैं, समझ रहे होंगे। चलिए नेक्स्ट दोस्त, अभी तक भी अगर आप लोग मतलब कि लाइक नहीं किए हैं तो कर दीजिए, क्योंकि मैं देखता हूँ दोस्त आप लोग वीडियो पूरा देखते हैं लेकिन भूल जाते हैं लाइक करना, सब्सक्राइब करना। कर लीजिए, पैसा वजह लगता है क्या, बात थोड़ा गहराई वाली बात है, समझिए इस बात को, पैसा नहीं लगता है। और अगर फिर भी चाहिएगा क्यों करें लाइक, है ना। तो एक बात बताइए, अर्धनग्न फकीर को उतना लाइक जो मिलता है क्यों करते हैं लोग। अर्धनग्न फकीर कहने का मेरा मतलब यही है, जो शॉर्ट में कुछ लड़कियां वगैरह आएगी छोटे छोटे कपड़े पहन कर, उसको तो भरतम लाइक सब्सक्राइब मिलता है, उसमें क्या मिलता है। यहाँ तो मैं कुछ ना कुछ तो दे ही रहा हूँ, जो कि इसमें किसी का कोई नुकसान नहीं है ना। तो अगर मेरी बात सही लग रही है तो दोस्त थोड़ा सा समझिए बात को,
आपके लाइक्स से ज़्यादा कुछ नहीं, बस हमारी थोड़ी सी हौसला बढ़ती है कि मैं जो आप लोगों के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ कहीं ना कहीं आप लोगों को पसंद आ रही है, तो इसलिए मन करता है कि और भी आगे बनाऊं। तो चलिए देखिए, रोहिणी उत्तर की ओर उन्मुख होकर सीधी सड़क पर 2 किलोमीटर तक चली। फिर वह दाएं मुड़ी और 1 किलोमीटर चली। फिर वह दाएं मुड़ी 2 किलोमीटर, तो कुछ इस प्रकार से चला रहा है। तो चलाते हैं हम लोग भी, देखिए। तो इसने क्या कहा, उत्तर की ओर उन्मुख होकर सीधे 2 किलोमीटर चला। कहीं यहाँ से स्टार्ट किया होगा और उत्तर की ओर गया 2 किलोमीटर, ठीक है। फिर वह दाएं मुड़ा, फिर वह दाएं मुड़ा और कहता है हर एक मोड़ 90 डिग्री का है। हर एक मोड़ 90 डिग्री मतलब कि यहाँ पर 90 डिग्री बना। तो उसके बाद दाएं मुड़ा और 1 किलोमीटर चला। तो पहले वाले से आधा दूरी बनाते हैं। ये जो पहले चला उसका आधा बना रहे हैं। देखिए, हालांकि हम इंची लेकर तो यहाँ बैठे नहीं हैं, तो 1 सेंटीमीटर, ठीक है। 1 किलोमीटर चला हुआ, फिर दाएं मुड़ती है और 2 किलोमीटर चलता है। फिर दाएं मुड़ती है मतलब कि इधर, अरे सीधा जाओ, सीधा सीधा, हाँ इधर 2 किलोमीटर। तो ये भी 2 किलोमीटर चले, ठीक है। अब वह किस दिशा के उन्मुख होकर चल रहा है, तो इसकी मुंह किधर होगी, जब ऐसे गया फिर ऐसे गया फिर ऐसे गया, इसकी मुंडी नीचे की ओर है, तो नीचे की ओर होने का मतलब दक्षिण, नीचे की ओर होने का मतलब दक्षिणी। ऐसा मैंने क्यों कहा, मैंने यहाँ पर एक बात समझाया था कि ये आप स्टार्टिंग पॉइंट मानिए। ऊपर जाना है तो आपको उत्तर जाना है, नीचे जाना है तो दक्षिण जाना है, और इधर जाना है तो पूरब, और इधर जाना है तो पश्चिम। आप इस पर सोचकर देखिए कि क्या मैं ऐसे ही घुमाया हूँ क्या। इसने पहले क्या कहा कि उत्तर की ओर उन्मुख होकर सीधे 2 किलोमीटर चला, उत्तर की ओर ऊपर 2 किलोमीटर चलाया। फिर इसने क्या कहा, दाएं मुड़े। तो फिर आप ही इसी जगह रहकर देखिए कि आप सीधे चल रहे हो, आपको दाएं मुड़ोगे तो किधर, इधर ही मुड़ोगे, तो इधर मुड़े। फिर कहता है इधर मुड़े, तो अब मुंडी कहाँ, नीचे ना, और नीचे होने का मतलब क्या, दक्षिण। नेक्स्ट देखिए, बनाइए इस क्वेश्चन को। आज मैं टोटल क्वेश्चन करा कर रहूँगा, भले ही मान हो सकता है कि 1 घंटा से प्लस का वीडियो बने, लेकिन मैं सभी क्वेश्चन कराऊंगा, क्योंकि जो क्वेश्चन छूट जाता है दोस्त थोड़ा सा वो छूट जाता है, फिर बाद में अगर मैं लेने के लिए भूल गया क्वेश्चन तो काम खत्म। उस क्वेश्चन को फिर वो नहीं करवा पाऊंगा जब तक आप लोग कमेंट में याद नहीं दिलाओगे, तो है ना। तो इसलिए आज कंप्लीट ही कर देते हैं। कक्षा 1 के कुछ छात्र अपने स्नातक दिवस पर एक पंक्ति में उत्तर की ओर उन्मुख होकर बैठे हैं, ठीक है। रुचि परनबी के दाएं से 9वें स्थान पर। चलिए इस बात को यहाँ पर समझते हैं। उत्तर की ओर होने का मतलब कि ऊपर की ओर देखना। अगर मैं यहाँ पर कुछ लोगों को बैठाता हूँ तो इस प्रकार से कुछ लोगों को बैठाता हूँ, तो उत्तर यानी ऊपर देख रहा है, क्या कर रहा है, इधर देख, यानी मतलब कि जैसे आप बैठे हो उसी तरह वह बैठा होगा, आगे मुंडी करके, पीछे माथा दिख रहा होगा, ये सबका माथा पीछे दिख रहा होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पर होगा। तो चलिए, लेकिन अभी मन में रखना है, रुचि परवीन के दाएं से 9वां, रुचि परवीन के दाएं से 9वां। तो परवीन को जिसके आगे के लगा है उसको पहले बैठाइए। परवीन के दाएं, दाएं देखिए, इधर आपका बायां होगा, इधर आपका दायां होगा, ये बात मानकर चलनी है, ठीक है। तो परवीन के दाएं 9वां, यानी परवीन यहाँ बैठा है तो इसके दाएं 9वां कौन, ये रुचि, ये कौन, रुचि, ये कहाँ से 9वां, परवीन के दाएं से 9वां, इस बात को ध्यान में रखना है, ठीक है। फिर कहता है परवनी, अच्छा परवनी है, परवनी के बाएं कोई छात्र नहीं है, यानी इधर कोई लड़का नहीं है, इधर कोई बैठ नहीं सकता, इसके इधर कोई बैठ नहीं सकता, ठीक है, मान लिया। तानिया रुचि के दाएं से 5वां है, रुचि के दाएं से 5वां, यानी यहाँ से 5वां कौन, तानिया है, ये 5वां पर बैठा है, ठीक है। फिर कहता है विपंची, तानिया के दाएं से 7वां, तानिया के दाएं से 7वां कौन, विपंची, ये 7वां, ठीक है। तो इस प्रकार से कुछ डाटा है। तो यहाँ पर कुछ लोग करेंगे कि डायरेक्ट इसको जोड़ देंगे, 9 5 14 7,
21 और 21 मार्कर निकल जाएंगे और हो जाएगा गलत। बात समझ रहे हैं? ये नहीं होगा। अब मेरी बात को यहाँ पर थोड़ा सा गौर से समझिए। क्या कहा? परवनी के दाएं से 9वां है। इसका मतलब ये जो 21 मैंने काउंट किया है, इसमें परवनी काउंट नहीं हुआ है। ये परवनी काउंट नहीं हुआ है। बात समझ रहे हैं? क्योंकि अगर यहाँ से मैं 9वां गिनूं तो परवनी को छोड़कर 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9वां खुद है, तो इसका मतलब परवनी यहाँ नहीं गिनाया है। बात समझ रहे हैं? बाकी बात ये सब में सब गिना गया है, क्योंकि रुचि के बाद ये, तो यहाँ पर रुचि गिना गया, इसके बाद ये बोला तो यहाँ तानिया गिना गया, फिर ये बोला तो ये खुद भी यहाँ पर काउंट हो गया। इसका मतलब एक बंदा यहाँ पर मिस है, तो इसको भी आप ऐड कीजिए, तो ये 22 आपका राइट आंसर होगा। क्या मेरी बात को समझ रहे हैं? तो ये इसका 21 आंसर सही नहीं होगा। अगर कोई कह रहे हैं तो वो गलत है। नेक्स्ट देखिए, ऐसे कितने 3 हैं जिनके ठीक पहले 7 और ठीक बाद 9 है? तो ठीक है, यानी इस संख्या में, इस श्रृंखला में ऐसे कितने 3 हैं जिनके ठीक पहले 7 और ठीक बाद 9? इसमें एक पैटर्न पर चलना होता है। पैटर्न क्या कह रहा है कि ऐसे कितने 3, तो 3 को लिखिए जिसके ठीक पहले 7, यानी जिनके ठीक पहले 7 और ठीक बाद 9, तो 3 के बाद 9, यानी इस तरह जहां भी डाटा दिखे उसको काउंट कर लेना है। तो चलिए, इस तरह का डाटा कहाँ दिख रहा है? यानी 7 3 9 यहाँ पर है क्या? 7 2 9 है, ये नहीं होगा। 7 3 9 यहाँ पर एक डाटा दिखा, 7 3 9, फिर 7 3 9 यहाँ दिखा, फिर 7 3 2 है, नहीं, यहाँ पर 7 3 9 और कहीं है क्या? तो आपका जवाब होगा कि नहीं, तो 3 गो है, तो ये 3 गो राइट आंसर। बस ये पैटर्न पकड़ना होता है, उसी के हिसाब से ये प्रश्न बनता है। नेक्स्ट देखिए, यदि साइंस शब्द के प्रत्येक स्वर को, वही वाला क्वेश्चन है जो मैंने पिछले में कराया है, तो इसका आंसर आप लोग कमेंट में बताइएगा, सॉल्व करके दीजिएगा। मैं नहीं करा रहा हूँ क्योंकि ये सेम टू सेम क्वेश्चन है उसके पिछले वाले का, और ये भी जो अभी सिटिंग अरेंजमेंट वाला यानी दिन वाला क्वेश्चन कराया था, सेम टू सेम ये भी है, इसका भी करा दीजिएगा। हालांकि अगर नहीं कीजिएगा तो मैं कल अगर देखेंगे कि ज़्यादा का सही आंसर आया है तब फिर मैं नहीं कराऊंगा, और ज़्यादा का गलत आ गया तो मैं इसको पिछले वीडियो में करा दूंगा। तो हालांकि ये वीडियो आप लोग को जो मिल रहा है लगभग 2 या 3 दिन के बाद मिल रहा है, क्योंकि 2-3 दिन हमें कुछ ज़्यादा काम पड़ गया था जिसके वजह से मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था। ओके, नेक्स्ट चलिए, इस क्वेश्चन को मैं करा रहा हूँ। सभी अंडे बाजरा है और सभी बाजरा गुब्बारे हैं। तो चलिए, इसको भी मैंने ये कहा ना कि ये सब आप मत पढ़िए, ये सब आपका टाइम खराब करेगा, तो इसके हिसाब से चलना है, कथन और निष्कर्ष के हिसाब से चलना है। ठीक है, तो देखिए क्या कह रहा है कथन। आपका कथन कर रहा है सभी अंडा बाजरा है, यानी अंडा को मैं ए लिख रहा हूँ। सभी अंडा, जितने भी अंडा है वो बाजरे के अंदर आ रहा है। किसके अंदर? बाजरा। यानी कहने का मतलब कि बाजरा है, सभी अंडा बाजरा है, तो बाजरा को बाहर रखना है, अंडा को अंदर रखना है। सभी बाजरा गुब्बारे हैं, सभी बाजरा गुब्बारे हैं, तो सभी बाजरा, ये जितने भी बाजरा दिख रहा है इसको आप गुब्बारे के अंदर रखो। किसके अंदर? गुब्बारे के अंदर। ये वाली जो लाइन है वो गुब्बारे के लाइन है, और सभी गुब्बारे कैदी है, तो इसका मतलब सभी जितने भी ये गुब्बारे है वो कैदी के अंदर आएगा। किसके अंदर आएगा? कैदी का अंदर आएगा। कुछ कद्दू टाइप का बन गया, कैदी के अंदर आएगा। ठीक है, तो ये मैंने तीनों कथन से डायग्राम बना लिया। क्या मेरी बात को समझ रहे होंगे? ओके, तो सभी गुब्बारे अंडे हैं। देखिए, जितने भी कह रहा है कि ये जितना भी गुब्बारा हुआ अंडा के अंदर है क्या? नहीं, भले अंडा गुब्बारे के अंदर है। बात मेरी गौर से समझने का कोशिश कीजिएगा। देखिए, यहाँ से बोले अंदर के तरफ तब सच हो सकता है सभी के सभी, कि अगर यहाँ पर कह दे कि सभी यानी सभी बाजरा गुब्बारा है, सही होगा। सभी अंडा गुब्बारा है, वो भी सही होगा। लेकिन अगर यहाँ से यहाँ तक पहुँचने के लिए बोल रहा है तो इसका मतलब वो गलत है। इसने क्या कहा? सभी गुब्बारा अंडा, यानी बाहर की तरफ आ रहा है, बाहर की तरफ, तो ये गलत।
ठीक है। कुछ कैदी बाज रहा है, तो कुछ वाली बात सही हो सकती है। कुछ यानी कैदी के अंदर बाज रहा है, इसका मतलब कुछ हिस्सा तो है कैदी का, ये तो कुछ हिस्सा ये घेर के रखा है, तो ये भी सही है ना। सभी कैदी को बारे हैं, सभी कैदी को बारे नहीं, सभी कैदी कैदी के बारे में बोल रहा है, यानी अंदर से बाहर की ओर आ रहा है, अंदर से बाहर की ओर सभी वाली बात बोल दिया थी, ये गलत। मेरी बात को समझ रहे हैं? समझ रहे हो? अगर कहता कि हाँ सभी गुब्बारे कैदी है तो चलेगा, कह देता कि सभी बाजरा कैदी है तो चलेगा, अगर कह देता कि सभी अंडा कैदी है तब पर भी चलेगा, क्योंकि यहाँ से अंदर की ओर जा रहा है तो वह सही है। लेकिन बाहर की ओर आना गलत हो जाता है। तो ये कौन कौन सही हुआ? सिर्फ 2 नंबर, इसका केवल 2 अनुसरण करेगा। ठीक है, नेक्स्ट चलिए, इसको मैंने पिछली वीडियो में पूछा था, तो इसको करने का सिंपल सा आइडिया है। बहुत सारे दोस्त सही आंसर दिए हैं सभी को, मतलब कि चलिए यहाँ पर देखिए, गुना को माइनस कहा जाता है, तो आपको ऐसे डायरेक्ट नहीं यहाँ पर करना है, आपको अलग से लिख लेना है एक डाटा, ताकि अब उसका फायदा मैं बताता हूँ क्या होगा। गुना को माइनस, भागा को प्लस, भागा को प्लस, और माइनस को भागा, माइनस को भागा, प्लस को गुना, प्लस को गुना कर रहा है। बस आप सब, अब आपको यहाँ ये जो है ये नहीं देखना पड़ेगा, ये जो लिखा हुआ है उस पर नज़र नहीं जाएगा जब सवाल करने बैठोगे तो। कैसे? अब देखिए क्या लिखा है, 375 माइनस है, तो यहाँ पर माइनस को क्या बोल रहा है, भागा। तो यहीं से मैं देख देख कर फटाफट यहाँ पर उतार दूंगा, ये भागा 25, भागा को क्या बोल रहा है, प्लस, प्लस 3, प्लस को क्या बोल रहा है, गुना, गुना 5, माइनस को यहाँ पर क्या है, माइनस, माइनस को क्या बोल रहा है, भागा, भागा 5, उसके बाद गुना को क्या बोल रहा है, माइनस 2। बस कितना आसानी से यहाँ पर फटाफट देखा। यहाँ पर फिर ढूंढने में पड़ जाते हैं किसको किसको क्या कह रहा है, क्योंकि यहाँ पर कंफ्यूजन बढ़ता है, इसलिए ये चीज़ आप लिख लिया करो, क्योंकि ये छोटा डाटा था तो आराम से बन जाएगा, लेकिन थोड़ा सा और बड़ा रहता फिर आप फंस सकते थे। तो यहाँ से इसको 25 से कटाइए, 25 गुना 12 तो 300 हो जाता है। यहाँ पर लगभग 375, 25 गुना 16 400 होता है, इसका मतलब एक कम 15 बार में, तो ये 15 बार में घट जाएगा। प्लस देखिए मैंने यहाँ पर दिमाग लगा लिया, आपको भी लगाना चाहिए, 3 का 3 माइनस 2, तो 15 3 18 माइनस 2 कितना हो जाएगा, 16। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर 16। अब कुछ लोग कहेंगे कैसे डायरेक्ट ये आपने भाग दे दिया, चलिए मैं बताता हूँ। 25 को अगर मैं 16 बार पढ़ूंगा तो 400 हो जाएगा, बात समझ रहे हैं? तो मैं 16 बार ना पढ़ के एक बार कम पढ़ लिया, क्योंकि एक बार 25 कम कर दिया, तो मैं 15 बार ही पढ़ा, बात समझ रहे हैं? तो ये मैंने 15 डायरेक्ट लिख दिया, और यहाँ 5 से 5 कर गया, ये 3, ये -2। तो ये अपना थोड़ा सा एक्स्ट्रा दिमाग लगा कर जल्दी शॉर्ट में निकल सकते हैं, और यही सब आपका काम आएगा, बात समझ रहे हैं? तो ये मेरा टेलीग्राम का QR है, जहाँ से स्कैन करके आप जुड़ सकते हैं, जहाँ पर PDF वगैरह आपको मिल जाएगा। अगर नहीं मिले तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं पुनः रीअपलोड कर दूंगा। ओके, तो हालांकि यहाँ से नहीं जुड़ पाते तो मैं इसका जो है लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पर मैं फालतू चीज़ें नहीं डालता हूँ, जो पहले से भी हैं तो वो बता सकते हैं कि मैं फालतू चीज़ें नहीं डालता हूँ, क्योंकि वहाँ पर सिर्फ मैं क्विज टाइप क्वेश्चंस और PDF वगैरह डालता हूँ, और कुछ नहीं डालता हूँ जिससे कि आपको क्या कहते हैं इरिटेशन हो, ऐसा कुछ नहीं डालता हूँ। तो ज्वाइन कर लीजिएगा। और ये इतना, ये सारी चीज़ मैंने कंप्लीट करा दिया। अगर थोड़ी सी भी पसंद आई होगी तो लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि दोस्त इस तरह के वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, बात समझ रहे हैं? अभी मेरा सिर्फ इनपुट लग रहा है, आउटपुट कुछ मिल नहीं रहा है, तो आपके सपोर्ट प्यार से हो सकता है कुछ आउटपुट भी मिलने लग जाए, अगर आप चाहो तो। अगर चाहते हो कि नहीं, अगर मतलब कि हमारे लिए कुछ कर रहे हैं तो मैं भी भाई के लिए कुछ करूं, अपने दोस्त के लिए कुछ करूं, तो आपको थोड़ा सपोर्ट करना होगा दोस्त, नहीं तो फिर क्या आप समझ सकते हो। तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अगर पहली बार आए हैं तो, सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिएगा, और लाइक निश्चित ही कीजिएगा, क्योंकि लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है।
कि और मतलब कि हमारी और हौसला बढ़ता है कि और भी मैं वीडियो बनाऊं। बात समझ रहे हैं। और हमारा चाहता है मतलब कि और चाहते हैं कि थोड़ा सा हमें और ज़्यादा बूस्ट मिले, तो अपने भाई बंधु सखा सहेली जो भी है उसको शेयर कर दीजिएगा, जिससे कि और भी भाई बंधु मेरे साथ जुड़ सके, है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, थैंक्स फॉर वॉचिंग।